नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायकाचार्य श्री राधेश्याम बाल मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मनु के राज्य संबंधी विचार। भारतीय राजनीतिक चिंतन में या राजनीतिक विचारों में मनु का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के इतिहास में मनु को सबसे प्राचीन और पहला राजनीतिक विचारक के तौर पर स्वीकार किया जाता है। यद्यपि ये बात अलग है कि अभी तक मनु के कालक्रम का निर्धारण नहीं हो पाया है कि मनु जो है वो किस युग में और कब पैदा है वो हुए। लेकिन इस बात पर सभी विद्वान एकमत हैं कि मनु जो है वो प्राचीन काल के विचारक थे, यानी ईसा से 200 साल या 400 साल के लगभग बीच में है वो पैदा है वो हुए। और एक बात और भी है कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में अनेक मनुओं का उल्लेख है वो होता है। कुल 14 मनुओं का उल्लेख है वो प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में है वो आता है। तो ये संदेह है कि जो मनुस्मृति के जो रचयिता मनु हैं वो कौन से थे। इस विषय में जो पश्चिम के विद्वान हैं मैंकोजी ब्राउन, उनका कहना है कि मनु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत में प्रख्यात विधिवेताओं को दी जाने वाली उपाधि का नाम मनु था। मनु को आदि पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ये कहा जाता है कि एक बार जो पृथ्वी पर जल उपलावन के कारण संपूर्ण मानव जाति नष्ट हो गई, अकेले मनु है वो बचे और मनु ने ही संपूर्ण मानव सभ्यता का प्रारंभ है वो किया। तो संपूर्ण मानव सभ्यता का सृजनकर्ता भी है वो भारतीय धर्म ग्रंथों में मनु को है वो बताया गया है। मनु को भारत का पहला विधि शास्त्री और विधि संहिता के तौर पर भी है वो मनु को जाना जाता है। मनु का जो ग्रंथ है का नाम है मनुस्मृति, और मनुस्मृति जो है उसके 2 अन्य नाम भी हैं। मनुस्मृति को मनु संहिता भी कहा जाता है, मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति मूल रूप में राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति मूल रूप में एक धर्मशास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ है। उसमें अनेक बातों का उल्लेख किया गया है और उसमें राजनीतिक बातों का उल्लेख भी किया गया है। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी मनुस्मृति है वो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक है। मनुस्मृति में जिन राजनीतिक बातों का उल्लेख किया गया है अब अपन उसमें चर्चा करेंगे। और मनुस्मृति में जो राज्य के बारे में बातें कही गई हैं उसमें सबसे पहले अपन राज्य की उत्पत्ति के विषय में मनुस्मृति में जो विचार दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम राज्य की उत्पत्ति। तो चूंकि राजनीति विज्ञान मूल विषय राज्य होता है, इसलिए किसी भी राजनीति विज्ञानी के लिए ये जानना जरूरी है कि राज्य कहाँ से आया, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक राज्य की उत्पत्ति के विषय में चिंतन है वो होता है। मनु ने भी मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति पर विचार दिए। मनु ने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति पर विचार है वो दिया है। और मनु ने इस अध्याय में कहा है कि जब पृथ्वी पर राज्य नहीं था, यानी राज्य की पूर्व की अवस्था में पृथ्वी पर भयंकर अराजकता व्याप्त थी, पृथ्वी पर अन्याय व्याप्त था, मत्स्य न्याय की स्थिति है वो प्रचलित थी। उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। किसी भी व्यक्ति की जान कभी भी जा सकती थी। सभी लोग पूरी तरह से असुरक्षित थे और पृथ्वी पर चारों तरफ अन्याय के कारण हाहाकार है वो फैला था। और सभी व्यक्ति अपनी जान की सुरक्षा चाहते थे, सभी व्यक्ति अन्याय का निवारण चाहते थे। इसलिए सभी लोगों ने अपनी सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए ईश्वर यानी ब्रह्मा से प्रार्थना की। और ब्रह्मा ने जो है लोगों की प्रार्थना को स्वीकार किया और लोगों की प्रार्थना को स्वीकार कर पृथ्वी पर लोगों की सुरक्षा के लिए, न्याय की स्थापना के लिए पृथ्वी पर पहले राजा की नियुक्ति है वो की। जैसे ही ईश्वर ने पृथ्वी पर राजा की नियुक्ति की, वैसे ही राज्य की उत्पत्ति है वो हुई। मनुस्मृति में राजा और राज्य में कोई भेद नहीं किया गया है। राजा की उत्पत्ति को ही राज्य की उत्पत्ति है वो माना गया है। तो इस प्रकार
मनु ने राज्य की उत्पत्ति का जो विवरण दिया है उससे स्पष्ट होता है कि मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति देवता के कारण हुई है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया है। मनुस्मृति में यहाँ तक कहा गया है कि जो राजा है उसमें देवता का अंश है वो होता है। मनु के अनुसार राजा का निर्माण जो है वो 8 देवताओं के अंश से मिलकर हुआ है। इसलिए राजा का प्रत्येक आदेश जो है वो मानना चाहिए, प्रत्येक आदेश की पालन करना चाहिए। राजा के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में नहीं की जानी चाहिए। यदि राजा बालक के रूप में है तब भी उसके आदेशों की पालना है वो की जानी चाहिए, क्योंकि राजा में 8 देवताओं का अंश शामिल है, इसलिए राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो राजा के विषय में जो विवरण मनुस्मृति में दिया गया है उसके अनुसार कह सकते हैं कि मनु ने राजा को दिव्यता प्रदान है वो की है। यहाँ आकर कुछ लोग ये कहते हैं कि मनु ने राजा की दिव्यता या राज्य की उत्पत्ति के जिस देवी सिद्धांत का समर्थन किया है वहाँ वह राजा की निरंकुशता का समर्थन भी है वो करता है। हम सबको ये पता है कि राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत का प्रतिपादन केवल मनु ने ही नहीं किया, बल्कि पश्चिम के अनेक विद्वानों ने भी राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांतों का समर्थन किया है। और राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांतों की आड़ में यूरोप के अनेक शासकों ने निरंकुशता का समर्थन किया और निरंकुशता पूर्ण तरीके से शासन किया, लोगों पर खूब अत्याचार है वो किए। तो पश्चिम में जो है राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को जो है वो निरंकुशता का पर्याय है वो मान लिया गया। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूँकि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का समर्थन किया है तो मनु भी शासकों की निरंकुशता का समर्थक है, लेकिन ये सच नहीं है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का तो समर्थन किया है, लेकिन मनु ने कहीं भी राजाओं की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया है। मनु ने जिस राजपथ का समर्थन किया है, जिस राजा का समर्थन किया है, वह किसी भी रूप में निरंकुश नहीं हो सकता, भले ही उसकी उत्पत्ति देवी रूप से ही क्यों न हुई। मनु का राजा इसलिए निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि मनु ने अपने राजा के ऊपर अनेक प्रतिबंध है वो आरोपित किए हैं, और उन प्रतिबंधों के अधीन रहकर राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, वो मनमानी नहीं कर सकता। मनु के अनुसार राजा पर कुल 4 तरह के प्रतिबंध होते हैं, जिनमें पहला प्रतिबंध या नियंत्रण है धर्म का नियंत्रण। मनु के अनुसार राजा इसलिए निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि राजा धर्म के अधीन है। धर्म नियमों का समूह है और राजा को अपने संपूर्ण राजकाज या शासन का जो कार्य है वो धर्म के नियमों के अनुसार ही करना होता है। और जब राजा नियमों के अनुसार शासन का संचालन करेगा तो वह कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार राजा चूँकि धर्म के अधीन है, धर्म के अधीन है, इसलिए वह निरंकुश नहीं हो सकता। मनु का राजा इसलिए भी निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि मनु ने स्वयं राजा को भी दंड के अधीन किया है। मनु के अनुसार गलत कार्य के लिए राजा को भी दंडित है वो किया जा सकता है। राजा चूँकि ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, और ज्ञानी विद्वान होने के बावजूद भी यदि वह अपराध करता है तो उसे आम जनता से अधिक दंड मिलना चाहिए। तो चूँकि मनु का राजा स्वयं दंड के अधीन है, इसलिए भी वह मनमानी नहीं कर सकता, वह निरंकुश है वो नहीं हो सकता। मनु के राजा पर जो अगला नियंत्रण होता है वह होता है संस्थागत नियंत्रण। इसका अर्थ यह है कि राजा अपने शासकीय कार्य अपनी मर्जी से या इच्छा से नहीं करता। राजा जो है अपने सभी शासकीय कार्य अपनी मंत्री परिषद के परामर्श से करता है, और जब राजा मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करेगा तो वह कोई भी गलत निर्णय नहीं लेगा, वह मनमानी नहीं करेगा, क्योंकि मंत्री परिषद जो है वो राजा को कभी भी न तो गलत परामर्श देगी और न कभी मनमानी करने देगी। तो इस प्रकार मंत्री परिषद का भी संस्थागत नियंत्रण राजा पर होता है, जिसके परिणामस्वरूप राजा न तो निरंकुश हो सकता है और न ही वह मनमानी कर सकता है। एक बात ये भी बताई जाती है कि मनु ने राजा के लिए कुछ स्पष्ट निश्चित गुणों का उल्लेख भी है वो किया है। जैसे राजा को है वो ज्ञानी होना चाहिए, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, राजा को जो त्रयी वार्ता अन्वेक्षकी का ज्ञान होना चाहिए, राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए, राजा को न्यायी होना चाहिए, राजा को सत्यवादी और धर्मपरायण होना चाहिए, राजा को
साहसी और वीर होना चाहिए। इतने गुणों का होना राजा के लिए मनु ने अनिवार्य बताया। और जब कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी होगा, इतना गुणी होगा, तो वह मनमानी कैसे कर सकता है। तो इस प्रकार मनु के अनुसार राजा के गुण और उसकी सामाजिक मर्यादाएं भी उसको मनमानी करने से रोकती हैं। उस पर उसके गुण और उसकी मर्यादाएं भी उस पर अंकुश लगाती हैं, इसलिए वह निरंकुश नहीं हो सकता, वह मनमानी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार अंत में अपन ये कह सकते हैं कि भले ही मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का समर्थन किया हो, लेकिन मनु ने कहीं भी राजाओं की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया। मनु ने जिस राजपथ का उल्लेख किया है वह पूरी तरह से नियंत्रित है, मर्यादित है। अनेक नियंत्रण और प्रतिबंध उस पर आरोपित होते हैं जो राजा को मनमानी करने नहीं देते। तो ये है मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब आगे अपन चर्चा करते हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिंतन में जो है ये माना गया है कि राज्य जो है वो 7 अंगों से मिलकर बना है। यानी सप्तांग सिद्धांत में माना गया है कि राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। मनु ने मनुस्मृति में भी जो है वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। और सप्तांग सिद्धांत के अनुसार मनु ने राज्य के 7 अंग हैं वो बताए। ये 7 अंग इस प्रकार से हैं। पहला अंग है स्वामी। स्वामी का अर्थ होता है राजा, यानी राजा है वो राज्य के 7 अंगों में शीर्ष पर होता है। सबसे बड़ा अंग, महत्वपूर्ण अंग राजा ही होता है। और राजा में मनु के अनुसार जो राजा में नैतिक गुण होने चाहिए, प्रशासनिक क्षमताएं होनी चाहिए, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा है वो राजा में होनी चाहिए। अगला जो अंग बताया गया है राज्य का वह है मंत्री या अमात्य। सप्तांग सिद्धांत में राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है वो मंत्रियों को माना गया है। मंत्रियों का प्रमुख कार्य शासन के संचालन में राजा की सहायता करना है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह गुण, कुल और चरित्र की दृष्टि से श्रेष्ठ मंत्रियों की नियुक्ति करे। सप्तांग सिद्धांत में राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग माना गया है पूर्व को। पूर्व का अर्थ है राज्य की ऐसी राजधानी जो पूर्ण सुरक्षित हो और पूर्व में ही राजा व मंत्रियों का निवास हो। सप्तांग सिद्धांत का चौथा अंग है राष्ट्र या राज्य। राष्ट्र का अर्थ होता है पूर्व के अलावा राज्य का शेष प्रदेश यानी भूमि। राष्ट्र का निर्माण राज्य के विभिन्न गांवों और उसमें बसने वाली प्रजा से है वो होता है। अगला जो अंग है सप्तांग सिद्धांत में राज्य का वह है कोष। कोष यानी राजकोष, यानी राज्य का खजाना जिसमें राज्य की सुरक्षा और कल्याण के लिए धन संग्रहित हो। मनु के अनुसार राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण में प्रजा का जो कल्याण है वो समुचित कोष से संभव है। इसलिए राजा को कोष पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। राजकोष यानी राज्य का खजाना भरने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगला जो अंग है राज्य का वह है दंड। दंड का अर्थ होता है राज्य की सेना। मनु के अनुसार जो राज्य की सेना राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है और राज्य की सुरक्षा सेना पर ही निर्भर है। इसलिए राजा को सेना पर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। राज्य का अगला और आखिरी जो अंग मनु ने बताया है वह होता है मित्र। मित्र का अर्थ है मित्र राज्य। मनु के अनुसार मित्र राज्यों का राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए राजा को अपने मित्र राज्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए। तो ये है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। धन्यवाद।